Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, इस लेक्चर में नीट हिंदी मीडियम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और बेटा केमिकल बॉन्डिंग का नीट हिंदी मीडियम का ये लेक्चर नंबर 10 अपने पास है। हमने बेटा पिछले जो लेक्चर्स हैं इनमें डिटर्मिनेशन पढ़ा लैटिस एनर्जी का। उसके बाद बेटा हमने डिटर्मिनेशन के बाद में आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज सामान्य अभिलक्षण हमने पढ़े। और सामान्य अभिलक्षण में हमारे पास चल रहा था बेटा सोल्यूबिलिटी, विलेयता। सोल्यूबिलिटी में हमने कहा कि बेटा विलेयता जो होती है ये हमने डिपेंड की बेटा विलेयता के लिए हमने कहा था समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। फिर हमने कहा था बेटा हमारे पास यौगिक हैं आयनिक, क्योंकि हम पढ़ रहे थे आयनिक यौगिकों के अभिलक्षण। तो बेटा हम कहेंगे आयनिक यौगिक जो है ये ध्रुवीय विलायक में घुलनशील है। कौन से विलायक में घुलनशील है? ध्रुवीय विलायक में घुलनशील है। ठीक है, अब हमने कहा बेटा ध्रुवीय विलायक में घुलनशील है और अध्रुवीय विलायक में कम घुलनशील है। तो ध्रुवीय विलायकों की जो विलेयता आती है बेटा ये अधिक है। क्यों है? क्योंकि बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इनके लिए अधिक होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक है तो बेटा ये आयनिक यौगिकों को अधिक विलेय करेंगे, अधिक घुलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आयनिक यौगिकों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? तो हम पहले बात कर ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एग्जांपल लिया मैंने NaCl, Na+Cl- Na+ और Cl- ये NaCl की क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस क्रिस्टल में बेटा हम बात कर लें कि जैसे ही मैं इसको जल में घोलूंगा तो जल में घोलने के बाद में जल हमारे पास एक ध्रुवीय विलायक है। कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक H2। तो बेटा H+ और OH-। इस ध्रुवीय विलायक में दो सिरे बन गए, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, इस ध्रुवीय अणु का, विलायक के ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव पोल जो आएगा बेटा वो इंटरैक्ट करेगा, वो बेटा अन्योन क्रिया करेगा नेगेटिव यानी ऋणायन के साथ। और बेटा ऋणायन के साथ जब ये अन्योन क्रिया करेगा तो हम कह सकते हैं कि अब इस ऋणायन की जो अन्योन क्रिया हो रही है खुद के आयनिक यौगिक में, ये अन्योन क्रियाएं दुर्बल हो जाएंगी। पहले की कम तुलना में बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो धनायन है, इस धनायन के चारों ओर जो विलायक का ध्रुवीय अणु है इसका नेगेटिव पोल अन्योन क्रिया करेगा और ये नेगेटिव पोल अन्योन क्रिया करके ये बेटा क्या करेगा, इस आयनिक यौगिक में धनायन की जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल डेवलप हो रहा था इसको कम करेगा। क्लियर? तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है विलायक जो है, विलायक की क्षमता है। कौन सी क्षमता है? कैपेसिटी है जो आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को कम करती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा लर्न किए थे। सर्वाधिक मैक्सिमम होता है H2O का 81, फिर बेटा CH3OH का 35, C2H5OH और एसीटोन का दोनों का बेटा 27 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
ईथर का बेटा हमने कहा था, ईथर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4.1 है और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 1 है। सर्वोत्तम विलायक कौन होगा बेटा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर्वाधिक है? तो सर्वोत्तम विलायक कौन है? H2O। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे बेटा, हमने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आता है ये सोल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, विलेयता को प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करेंगे बेटा, ये हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विलेयता की क्रियाविधि। क्या ले रहे हैं बेटा? विलेयता की क्रियाविधि। और विलेयता की क्रियाविधि बेटा मैं अभी आपसे मैंने एक डायग्राम बनाया, वापस बना रहा हूं। विलेयता की क्रियाविधि में मैं क्या कहूंगा, एग्जांपल लिया था मैं Na+Cl- यानी कि NaCl क्रिस्टल जारक का निर्माण किया हमने। इसको बेटा जब मैं घोल देता हूं जल में, किसमें घोल रहा हूं बेटा? जल में हम इसको विलेय कर रहे हैं। तो जल में विलेय कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा जल एक ध्रुवीय विलायक है, और ध्रुवीय विलायक है तो बेटा इसके अंतर्गत दो ध्रुव बनेंगे, ये H+ और बेटा OH-, यानी कि इस जल के एक अणु में दो ध्रुव बन जाएंगे बेटा, एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा, एक नेगेटिव पोल बन जाएगा। ठीक है? इस ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव सिरा जो है, पॉजिटिव पोल जो है, ये बेटा ऋण आयन के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा। किसके साथ अन्योन्य क्रिया करेगा? ऋण आयन के साथ। और ऋण आयन के साथ बेटा जब ये अन्योन्य क्रिया करेगा तब हम कहेंगे कि ऋण आयन जो है इसका खुद के आयनिक यौगिक में जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है ये पहले की कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। और बेटा इस ध्रुवीय अणु का, विलायक के ध्रुवीय अणु का नेगेटिव सिरा जो है ये अन्योन्य क्रिया करेगा बेटा किसके साथ? धनायन के साथ। और इस प्रकार से धनायन की जो अन्योन्य क्रिया थी, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल था, ये भी कमजोर हो जाएगा। यानी कि मैं कह दूं बेटा Na+ यानी कि धनायन अपने चारों ओर बेटा जल यानी कि ध्रुवीय विलायक के अणु के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा, लेकिन बेटा ये अन्योन्य क्रिया होगी नेगेटिव सिरे के साथ, नेगेटिव सिरे के साथ। और बेटा जो हमारे पास ऋण आयन है ये भी अन्योन्य क्रिया करेगा, ऋण आयन Cl- है, ये भी अन्योन्य क्रिया करेगा बेटा ध्रुवीय विलायक के अणुओं के साथ। लेकिन बेटा ये जो अन्योन्य क्रिया होगी, ये अन्योन्य क्रिया होगी कौन से सिरे के साथ में? पॉजिटिव सिरे के साथ में। क्लियर? कौन से सिरे के साथ में अन्योन्य क्रिया दर्शाएंगे बेटा? ये पॉजिटिव सिरे के साथ अन्योन्य क्रिया दर्शाएंगे। इस तरीके से इस अन्योन्य क्रिया के कारण ये जो आयंस हैं इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुर्बल हो जाता है और ये विलायक में घुलने लग जाते हैं। ठीक है? तो हमने क्या कहा, ध्रुवीय विलायक जो है, ध्रुवीय विलायक जैसे मैंने कहा H2O के अणु में दो ध्रुव बनते हैं। कितने ध्रुव बनते हैं बेटा? दो ध्रुव बनते हैं। इस ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव सिरा आयनिक यौगिक के ऋण आयन के साथ तथा नेगेटिव सिरा धनायन के साथ
अन्योन्य क्रिया करता है। क्या करता है बेटा? अन्योन्य क्रिया करता है, जिससे आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है तथा आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलने लगते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब हम बात करेंगे कि बेटा ध्रुवीय विलायक जो है, इसमें आयनिक यौगिकों की विलेयता जो आएगी, इसको हम ध्रुवीय विलायक में आयनिक यौगिकों की विलेयता को एक तो बेटा जालक ऊर्जा व दूसरा बेटा विलायक योजन ऊर्जा दोनों पर निर्भर करेगी। इसके आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। किस किस के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं बेटा? जालक ऊर्जा पर और विलायक योजन ऊर्जा पर। ठीक है, इस विलायक योजन ऊर्जा जो है बेटा, इसको हम जल योजन ऊर्जा भी कहते हैं। तब जब विलायक के रूप में हम जल लेंगे तब हम इसको जल योजन ऊर्जा भी कहेंगे। ठीक है, कैसे स्पष्ट करेंगे बेटा? जब जल योजन ऊर्जा या विलायक योजन ऊर्जा हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है और बेटा जालक ऊर्जा कम है, तब हम कहेंगे ये सोल्यूबल होगा। आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा? सोल्यूबल होंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। अब आयनिक कंपाउंड्स की जो सोल्यूबिलिटी है, इसको हम दो स्टेप में समझ सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी विलेयता को हम दो पदों में स्पष्ट कर सकते हैं। कौन कौन से पद हमारे पास हैं? पद फर्स्ट में आपसे कहूंगा कि हमारे पास पहले आयंस का फॉर्मेशन होगा। आयंस का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन। यानी कि सर्वप्रथम आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिक अपने धनायन व ऋणायन में विभक्त होगा। ठीक है, और सेकंड पद मैं कह सकता हूं कि बेटा हमें जो धनायन और ऋणायन प्राप्त हुए हैं, ये विलायक के ध्रुवीय अणु के साथ, ध्रुवीय अणु के द्वारा चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे विलायक योजन। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया बेटा इसमें कि ये भी एक मेरे पास आयनिक यौगिक है, ये A+ और B- में टूट जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? ये आयन ध्रुवीय विलायक के अणुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं। चारों तरफ से क्या कर लिए जाते हैं? घेर लिए जाते हैं। ठीक है, और बेटा इसे विलायक योजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक योजन जो है बेटा,
ये जो आएगा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बेटा जो आयनों में विभक्त होना ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम कहेंगे कि A+ और B- ये सोलवेंट के अणु के द्वारा घेर लिए जाएंगे और बेटा A+ के चारों तरफ सोलवेंट के अणु जुड़ जाएंगे और B- के चारों तरफ भी सोलवेंट के अणु जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों पदों में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, आयनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो गया, या एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक हो गया। यानी कि बेटा यहां पर जो ऊर्जा है ये तो पॉजिटिव है और ये कैसी है? नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे। अब बेटा ध्यान दे, ये जो एनर्जी है विलायक योजन ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? विलायक योजन ऊर्जा। और विलायक योजन ऊर्जा जो है ये बेटा डिपेंड करेगी आयनों की साइज पर। किस पर डिपेंड करेगी? आयनों की साइज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगी? कि बेटा साइज कम है आयनों की, साइज कम है, तब हम कहेंगे कि जल योजन या विलायक योजन ऊर्जा ज्यादा होगी। जल योजन या इसी को हम कह देते हैं विलायक योजन ऊर्जा अधिक होगी, उच्च होगी। क्लियर? चले आगे। अब हम कहेंगे बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि हमारे पास दो एनर्जी है, एक जालक ऊर्जा है, दूसरी ऊर्जा है विलायक योजन ऊर्जा। कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? दो ऊर्जाएं हैं, एक जालक ऊर्जा, एक विलायक योजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा बेटा कम होनी चाहिए और विलायक योजन ऊर्जा की वैल्यू बेटा हाई होनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे या मैं कह सकता हूं कि जल योजन ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और जालक ऊर्जा जो है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तब हम कहेंगे मोर सोल्यूबल होगा। क्लियर? अधिक सोल्यूबल होगा। अब यहां से दो तरीके के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा? क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा बेटा क्वेश्चन मोर सोल्यूबिलिटी के लिए पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा लेस सोल्यूबिलिटी। दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तब हम कहेंगे बेटा मोर सोल्यूबिलिटी जो है ये डिपेंड करेगी जालक ऊर्जा पर। नहीं, मोर सोल्यूबिलिटी जो है ये डिपेंड करेगी बेटा हाइड्रेशन एनर्जी पर। मोर सोल्यूबिलिटी जो है ये जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगी। इसका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हो गया, क्वेश्चन में मोर सोल्यूबिलिटी पूछ ली जाए, कोई भी कंपाउंड दिया जाए मोर सोल्यूबल है तो बेटा उसका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होगा? जल योजन ऊर्जा। तो अपने को इसके लिए जो भी आंसर देना है वो जल योजन ऊर्जा के अकॉर्डिंग देना है। लेकिन जब लेस सोल्यूबिलिटी के लिए देना है तो लेस सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है बेटा लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा, इंग्लिश वर्ड याद रखना बेटा, लेस सोल्यूबिलिटी एल से एल को मिला दो, लैटिस एनर्जी। लेस सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? लैटिस एनर्जी है। और बेटा मोर सोल्यूबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? तब हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी है। क्लियर हो गई बात? अब बेटा देखें, अपने से ऑर्डर पूछेगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर के। ऑर्डर को बेटा
विलेयता का जो ऑर्डर आता है, सोल्यूबिलिटी का जो ऑर्डर आता है, विलेयता का क्रम अपने से पूछे तो पहली बात, विलेयता के क्रम को बेटा थ्योरेटिकल रूप से हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसको बेटा प्रैक्टिकल रूप से हम अलग अलग कंपाउंड्स जो दिए जाएंगे उनको एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में घोल के देखेंगे कितने कितने मोल इनका घुल रहा है, और फिर उसके आधार पर हम सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर निर्धारित करेंगे। सोल्यूबिलिटी के लिए मैं आपसे कह सकता हूं कि बेटा डेल्टा जी इक्वल, इक्वेशन पड़ी होगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सोल्यूबिलिटी होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू बेटा नेगेटिव होनी चाहिए। ये वैल्यू डिपेंड कर रही है बेटा डेल्टा एच पर भी, डेल्टा एस पर भी, और जिस टेम्परेचर पर हम सोल्यूबिलिटी उस कंपाउंड को सोल्यूबल कर रहे हैं, घोल रहे हैं, इस टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे कह सकता हूं कि सोल्यूबिलिटी का जो ऑर्डर हम निकालेंगे, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास दो तरीके से निकालेंगे। क्रम का निर्धारण दो आधार पर करेंगे। कितने आधार पर करेंगे? दो आधार पर। मैंने आपसे कहा कि हम क्रम को निर्धारित नहीं कर सकते, क्रम मैं आपको याद करवाऊंगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। पहला हमारे पास आया कि बेटा आयनों का साइज में जो डिफरेंट है, आयनों के साइज का अंतर जो है ये उच्च है, आयनों के साइज का अंतर उच्च है, तब हम कहेंगे ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्लियर? धनायन और ऋणायन के साइज में अंतर यदि ज्यादा आता है तब हम कहेंगे कि ज्यादा विलेयता आएगी। दूसरा फैक्टर होता है बेटा कि जो एक्सेप्शन हमारे पास आएंगे ये हम देखेंगे बेटा, हमारे पास एक रूल आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे, फाजांस रूल, फाजांस नियम। इसके आधार पर हम विलेयता को निर्धारित करेंगे। क्लियर? अब मैं एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट मैंने आपसे कहा आयनों के आकार में अंतर अधिक है, तब मैं कहूंगा विलेयता अधिक होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, मैंने एग्जाम्पल लिया LiF, NaF, KF, RBF और सीजियम फ्लोराइड CSF। देखो बेटा इसमें मैं एक और लिख देता हूं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। एक एग्जांपल और ले लेते हैं LiBr, NaBr, KBr, RbBr और सीजियम ब्रोमाइड। सबसे पहले मैं बात करूं F, तो बेटा हैलोजन के कंपाउंड्स लिए मैंने F, Cl, Br और I, ये कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं हैलोजन में। हमने कहा जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। क्लियर? तो बेटा F छोटा है, लिथियम भी साइज में छोटा है, दोनों के साइज में अंतर कम हो गया। बेटा Na थोड़ा बड़ा है, F छोटा है, साइज में अंतर थोड़ा सा बढ़ गया, किसकी तुलना में? LiF की तुलना में, यह साइज का डिफरेंट बढ़ गया। हम पहुंचे सीजियम पर, सीजियम का आकार सबसे बड़ा है, F का आकार छोटा है, और बेटा यहां लिथियम का आकार भी छोटा था, F का आकार भी छोटा था। यहां साइज में डिफरेंट कम है और इधर साइज में डिफरेंट ज्यादा है। हम कहेंगे जैसे जैसे साइज में डिफरेंट बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। क्लियर? अब बेटा F की तुलना में Cl का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, तो बेटा यहां लिथियम का साइज, क्लियर? हमने कहा बेटा सीजियम का साइज बहुत बड़ा है Cl से, तो बेटा हम कहेंगे कि साइज में अंतर बढ़ रहा है, विलेयता बढ़ जाएगी।
अब देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास Br जो है ये बड़े साइज में हो गया, Br का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज छोटा है। और बेटा यहां पर सोडियम का साइज लास्ट पे आ जाता है सीजियम पर, सीजियम का साइज भी बड़ा है और Br का साइज भी बड़ा है। अब देखो लिथियम ब्रोमाइड में साइज का डिफरेंट ज्यादा है और बेटा सीजियम ब्रोमाइड में साइज का डिफरेंट कम आ गया। साइज का डिफरेंट ज्यादा होगा, विलेयता ज्यादा होगी, साइज का डिफरेंट कम होगा तो बेटा विलेयता कम होगी। क्लियर? वापस देखिए एक बार, आगे बढ़ो नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब हम एग्जांपल लेते हैं LiClO4, फिर बेटा NaClO4, KClO4, RbClO4 और बेटा सीजियम क्लोराइड CsClO4। बेटा ClO4 जो है विनायन ये बड़ी साइज का है, तो लिथियम का साइज छोटा, ClO4 का साइज बड़ा, और इधर आए तो सीजियम का साइज भी बड़ा और क्लोराइड ClO4 का साइज भी बड़ा। अब देखो बेटा डिफरेंट कहां पर ज्यादा है, LiClO4 में डिफरेंट ज्यादा है, तो बेटा इसका क्रम हो जाएगा ये। क्लियर? फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रेट का। नाइट्रेट का एग्जांपल है तो बेटा LiNO3, फिर NaNO3, फिर KNO3, फिर RbNO3 और CsNO3। क्लियर बेटा? अब हम कहेंगे नाइट्रेट भी बेटा बड़े साइज का है, बड़े साइज का है तो बेटा लिथियम छोटे आकार का है, नाइट्रेट बड़े आकार। इधर सीजियम भी बेटा बड़े आकार का है और नाइट्रेट भी बड़े आकार। डिफरेंट आकार में ज्यादा कहां पर हुआ, लिथियम नाइट्रेट में। तब हम कहेंगे बेटा इसका विलेयता का क्रम ये निर्धारित हो जाएगा। क्लियर? चले आगे और एग्जांपलों पर। अब बेटा हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं इसी पॉइंट पर। और मैंने एग्जांपल लिया सल्फेट का, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO। हम कहेंगे सल्फेट का साइज बड़ा है। सल्फेट बेटा जब बड़े आकार का है तब हम कहेंगे कि Be बेरिलियम छोटी साइज का, सल्फेट बड़े आकार। इधर बेटा बेरियम बड़े आकार का और सल्फेट बड़े आकार का। डिफरेंट देखो ज्यादा किसमें है, BeSO4 में, तो विलेयता का ऑर्डर ये डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। ऐसे ही बेटा हम बात करें BeS, MgS, कैल्शियम सल्फाइड CaS, SrS और BeS। ठीक है? S-2 बड़े आकार का, Be छोटे आकार का, ये क्रम बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे। ऐसे ही बेटा लिथियम Li, Na, Ki, Rbi, Cs, ये ऑर्डर बन गया। क्लियर? इसी में एक मैं ऑक्साइड का दे दूं बेटा, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2। अब देखो ऑक्सीजन, लिथियम छोटा, ऑक्सीजन -2 भी छोटा, तब बेटा ये ऑर्डर आ जाए, सीजियम बड़ा, ऑक्सीजन -2 छोटा। क्लियर? ऐसे ही बेटा मैं बात कर लूं BeO, MgO, CaO, SrO और BaO, तब बेटा इनका भी ऑर्डर ये बन जाए।
क्लियर? चलूं आगे। अब बेटा हम बात कर लें LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BeOH all twice, MgOH all twice, CaOH all twice, SrOH all twice, BaOH all twice। इसका ऑर्डर देखिए बेटा, OH जो एनायंस है, रेनायंस है, ये छोटे साइज का होगा, ठीक है? तो बेटा लिथियम छोटा, OH भी छोटा, सीजियम बड़ा, OH छोटा, साइज का डिफरेंट बेटा इधर बढ़ रहा है तो विलेयता भी बढ़ेगी। सेम ऐसे बेटा Be छोटा, OH छोटा, यहां पर Ba बड़ा, OH छोटा, तो इसका विलेयता का ऑर्डर ये डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे। अब बेटा मैंने आपसे कहा अदर्स कुछ एग्जांपल लें, ये तो मैंने सेम एनायन वाले लिए, ठीक है? अब डिफरेंट एनायन के ले लेते हैं। मैंने कहा KF, KCl, KBr, KI। K सेम साइज का है, F छोटा है, इधर KI बड़ा है, साइज का डिफरेंट किधर बढ़ गया बेटा? इस तरह। विलेयता का ऑर्डर बेटा ये हो, ठीक है? मैंने कहा MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। अब बेटा मैं कह दूंगा साइज का डिफरेंट बढ़ेगा, विलेयता का ऑर्डर बढ़ेगा। क्लियर? चलो आगे। अब बेटा हम बात कर लें एक्सेप्शन क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा AgCl, AgBr, AgI और AgF। इनका ऑर्डर लिया बेटा AgF, AgCl, AgBr, AgI। साइज के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेटा AgF का कम होगा, AgI का ज्यादा होगा। नहीं बेटा, इसका ऑर्डर होता है AgF का ज्यादा होता है इस, ये तो बेटा वाटर में सोल्यूबल है और ये बेटा वाटर में तीनों सोल्यूबल नहीं है। तब मैंने कहा कि साइज के डिफरेंट से, मैंने कहा जनरली हम साइज के डिफरेंट से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास बेटा विलेयता के ऑर्डर आएंगे जिनको हम साइज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे बेटा फाजान रूल से। कौन से रूल से करेंगे? फाजान रूल से, ठीक है? फाजान रूल क्या कहता है बेटा? धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा, उतना ही ध्रुवणता ज्यादा होगी, यौगिक में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा हो जाएंगे और विलेयता कम हो जाएगी। यहां पर धनायन सेम है, ऋणायन बेटा F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। धनायन Ag+ का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बढ़ता गया, ध्रुवणता उत्पन्न होगी ज्यादा, ध्रुवणता बढ़ेगी तो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होंगे, विलेयता कम हो जाएगी। ऐसे ही ऑर्डर आता है बेटा Al, Cl3, Al, F3, Al, Cl3, Al, Br3 और बेटा Al, I। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब बेटा एक ऑर्डर जो काफी बार पूछा जाता है और ये ऑर्डर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है। क्षार मृदा धातुओं में जो फ्लोराइडों का ऑर्डर है, इसको याद रखना है बेटा BeF2, ठीक है?
BeF2 के बाद सबसे नीचे आ जाओ MgF2, फिर आ जाओ बेटा CaF2, SrF2 और सबसे ज्यादा विलेयता होगी बेटा BaF2। ये सेकंड एक्सेप्शन आपको लर्न करना है। क्लियर? चलो आगे। हो जाएगा? तो बेटा यहां तक अपनी सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।